हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई-लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही फ्रेंड, उसके आज नेक्स्ट क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आप सभी साथी स्वयं जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ेंगे और क्लास को सभी साथियों से शेयर करेंगे। यह क्लास आप सभी की आगामी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा, चाहे आप ये अदर स्टेट में आप भर्ती परीक्षाएं देने जा रहे हैं, चाहे आप इस अपने स्टेट में दे रहे हैं, उन सभी तमाम भर्ती परीक्षाएं जिसमें सीडीपी एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सीरीज चलाई गई है। तो आप सभी लोग साथी निश्चित तौर से जुड़ेंगे और अपने सभी भाई बंधु सगे संबंधित तो वीडियो शेयर करेंगे, चाहे जितने भी लोग जुड़े हैं सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो क्लास प्रारंभ करते फ्रेंड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर से पैर के ऊपरी हिस्सों के से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में। देखिए, सिर से ऊपरी जो सिर से विकास प्रारंभ होता है ऊपरी हिस्से से, उसके बाद फिर शरीर के बाकी हिस्सों का विकास प्रारंभ होता है। तो ये जो विकास का ये जो हमारा शीर्षगामी सिद्धांत है कि समीप दूराभिमुखी सिद्धांत है, या पदानुक्रमिक एकीकरण का सिद्धांत है, या प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। तो देखिए भाई, बात कर रहे हैं यहाँ पर कि विकास एक प्रतिरूप को पालन करता है। जो विकास की प्रक्रिया होती है एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद धीरे धीरे अन्य शारीरिक अंगों का विकास होता है। तो इस प्रकार की जो विकास की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग शीर्षगामी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। पहले शीर्ष अर्थात सिर का विकास, तत्पश्चात शरीर के अन्य अंगों का विकास, यह शीर्षगामी सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। इसको हम लोग जो संज्ञा से जानते हैं वह मस्तकोबोध मुखी विकास के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दोनों आपका ये विकल्प नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है, मस्तकोबोधमुखी विकास भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कथन और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में कुछ ऐसे संस्कृतियाँ, कुछ ऐसे धर्म, कुछ ऐसे जाति के विशेष लोग हैं जो क्या करते हैं, जब लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे गुप्त रखते हैं। और कार्ड इसके लिए कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग संस्कृति में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, उनके आचरण अलग अलग होते हैं, उनके सीखने का तरीका अलग अलग होता है। पूरी तरीके से उनका वातावरण बिल्कुल चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पर कथन भी सही है, हमारा कांड भी सही है, इसलिए ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया कौन सा विकास प्रभावित होता है। जी हाँ, आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है। केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल सामाजिक विकास, दोनों संज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों, और शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक। बताइए किस प्रकार के विकास प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर जटिल क्रिया से शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक तीनों प्रकार के विकास प्रभावित होते हैं फ्रेंड। इसलिए विकल्प नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर, क्योंकि शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है और सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है जबकि कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा प्राथमिक। तो परिवार प्राथमिक है, लेकिन यहाँ पर परिवार दो में दिख रहा है। तो परिवार आपका प्राथमिक संस्था है, जबकि पड़ोस द्वितीयक सामाजिकरण संस्था के रूप में कार्य करता है। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। परिवार प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था होती है, जबकि इस पड़ोस द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था होती है। इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं। अनम्यता और निरुक्तता, आधिकारिता और कठोरता, प्रभुत्व और निर्देश, लचीलापन और गतिशीलता। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं। आंसर कमेंट कर बताएंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। जी हाँ, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए फ्रेंड, होना चाहिए लचीलापन। वो क्या है, वह बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जितना फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर रहेगी, उतने अच्छे तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय हो पाएगा। इसलिए लचीलापन और गतिशीलता, ये दोनों महत्वपूर्ण गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। विकल्प नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है कि सभी टॉफ़ी मीठी होती है, यह कैंडी एक टॉफ़ी है,
इसलिए यह कैंडी मीठी है। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें चरण की पहचान करना है कि यह संज्ञानात्मक विकास की किस चरण की बात हो रही है। कथन हमारे सामने, सभी टॉफ़ी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफ़ी है, इसलिए यह कैंडी भी मीठी है। जी हाँ, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, मतलब सबसे पहले उसकी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया गया, प्रत्यक्ष मतलब मूर्त ज्ञान कराया गया, और उसके एक टॉफ़ी को दिखाया गया कि टॉफ़ी खाने में मीठी लगती है, और कैंडी भी एक टॉफ़ी होती है। जब इस मूर्त रूप में उसको दिखाया गया चीज़ों को, और मूर्त आधार पर उसके ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है, उसके सीखने का स्तर भी सुधार किया जा रहा है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है कि सभी टॉफ़ी मीठी होती है, उसको संज्ञान कराया गया, या प्रत्यक्ष रूप से उसको बताया गया है और दिखाया भी गया है। उस आधार पर उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रश्न का जो जवाब दे रही है और इस उस ज्ञान से को रिलेट करके जो नया ज्ञान सीख रही है, यह पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की चरण की विशेषता है। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसने प्रस्तावित किया है कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। किसने प्रस्तावित किया है कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सांस्कृतिक, मैंने टैग वर्ड आपको बताया था कि इस टैग वर्ड से आसानी से आप क्वेश्चन का सही जवाब पूछ पाएंगे। सांस्कृतिक उपकरण की बात हो रही है तो लेव वाइगोत्स्की हमारे विकल्प में दिख रहे हैं, जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांस्कृतिक की जब भी बात आती है तो हम ऑप्शन में चूज करते हैं वाइगोत्स्की को, और जहाँ सामाजिक या संज्ञानात्मक की बात होती है वहाँ पर हम पियाजे को चयन करते हैं। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। इनाम, सजा, सजा से बचाव, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुबंधन। देखिए सामाजिक इनका टैग वर्ड है, इसलिए विकल्प नंबर 3 के साथ चलेंगे और कुछ भी परिवर्तित नहीं करेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, मोस्ट राइट आंसर है इसका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है, गलत बात। बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, रटने की बात तो ये निगेटिव है। बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में काम करते हैं, ये कुछ हद तक सही है। बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट, ये गलत है। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और राइट आंसर होगा कि बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप में काम करते हैं और दोनों की भावना यहाँ पर विकसित होती है जब एक प्रगतिशील कक्षा का मतलब प्रसारण होता है। प्रगतिशील कक्षा जो है गतिशील अवस्था में होती है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कथन कारण से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आपको बताना है। गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुष और महिलाओं का चित्रण बच्चों की भूमिका को लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। कारण है, तो जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड, आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, जल्दी से, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। देखिए ये बात तो गलत है यहाँ पर कि जन्म समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण नहीं होता है। गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों की भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर देखिए ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, विकल्प नंबर 3 में है। तो ये इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसको बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के अभाव देखने का दृष्टिकोण, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, विद्यार्थियों का पृथक्करण। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है। आप सभी को पता है कि समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो उसी के आधार पर आपका आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि समावेशी शिक्षा जो है वह निम्न में से किसके बढ़ावे के लिए कार्य करती है। जी हाँ, आप सभी को बताया कि समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि सभी अलग अलग भिन्नताओं वाले बच्चों को एक साथ रखकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी साथी निःशुल्क क्लास के लिए निःशुल्क क्लास चाहते हैं वह हमारा टेलीग्राम ऐप से जो है इंस्टॉल करके हमारे टेलीग्राम ऐप से मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारे टेलीग्राम के जो चैनल है वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नाम से ही है, आप उस चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पर आपको निःशुल्क क्लास संबंधी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो भी निःशुल्क कक्षाएं हमारे लिए हमारे संस्था द्वारा देश हित और राष्ट्र हित में चलाई जा रही उन कक्षाओं से भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी संस्था से ऑनलाइन नोट्स भी परचेज करते हैं जो पूरी तरीके से सिलेबस बेस्ड है। जो भी पाठ्यक्रम आपका निर्धारित किया गया है, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे संस्था पे सभी परीक्षाओं के बेहतर नोट्स बेहतर कंटेंट उपलब्ध हैं। तो जो भी साथी इच्छुक हैं उस नोट्स को परचेज करने के लिए 63063443
67। इस नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। नोट्स संबंधी सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और नोट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। नोट्स कैसे डिलीवर होगा ये सारी जानकारी आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी। तो आप निश्चित तौर से अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए एक बार नोट्स को जरूर परचेज करिएगा और साथ ही साथ आप ये देख पाएंगे कि आप अपनी तैयारी को कितना बेहतर बना पाते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार और कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? स्वालीनता, लेखन वैफल्य, प्रमस्तिक घात या गतिशील दिव्यांगता। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति की सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को कौन प्रभावित करता है? सिंपल सी बात हो रही है फ्रेंड, स्वालीनता जो यहाँ पर ऑटिज्म जो है ऑटिज्म होता है, वह क्या होता है, किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार को प्रभावित करता है। पूरे सामाजिक संचार जो कौशल होता है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है स्वालीनता। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य या डिस्ग्राफिया, इसको मैं कह दूँ आपके लिए अगर सरल भाषा में, तो डिस्ग्राफिया वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न होती है। मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य का अनिवार्य करना, नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, कक्षा के नोट्स की टाइप हुई प्रतियों को उपलब्ध कराना। और एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो तीन ही ऑप्शन यहाँ पर, तीन ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर लेखन जो वैकल्य के बाधा क्या उत्पन्न होगा, मतलब कौन सा कार्य उनके लिए बाधा का कार्य करेगा, इसलिए ध्यान से आपको आंसर कमेंट करना है। जी हाँ, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चा है, तो डिस्ग्राफिया जब पीड़ित बच्चा है तो यदि आप उसको लेखन संबंधित कार्य देखो तो निश्चित रूप से उसको जो है परेशानी होगी, मुसीबत होगी। तो जो सही जवाब है फ्रेंड विकल्प नंबर फर्स्ट होगा, मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। क्योंकि जब उसको लिखने में समस्या है तो लेखन संबंधित अगर आप कार्य देंगे तो जाहिर सी बात है उसको बाधा होगी, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग करना चाहिए, व्याख्यान पेपर ऑडियो टेप का प्रावधान, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग। जी हाँ, श्रवण बाधिता है बालक को, इसका ध्यान रखना है कि बालक जो है कान से वह कम सुन पाता है। जितना भी आपका यहाँ पर सुनने वाली संबंधित है वो सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये सब गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है? स्वर्णात्मक मतलब लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, दृष्टात्मक मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित विषय वस्तु, गति संवेदी निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, स्पर्शनीय अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, यही कह रहे हैं कि यथोचित सही रणनीति का सही युग्म है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर जो फोर्थ है वह बिल्कुल सही युग्म है, बिल्कुल सटीक है। स्पर्शनीय का मतलब अधिगम के लिए हाथों द्वारा अनुभव करके जो है कार्य, मतलब क्या है कि ये सिंपल सी बात है, जो कोई भी चीज़ अगर हम स्पर्श करते हैं तो हाथों के द्वारा अनुभव करके, मतलब उसको छू कर हम लोग स्पर्श करके बता पाते हैं कि उसकी लेखनी कैसी है। तो विकल्प नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन क्या दर्शाता है? फल और सब्जी बेचने वाले बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। सीखना सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में होता है। सीखना स्कूल के बाहर नहीं होता है। पाठचर्या असंदर्भित होनी चाहिए, पाठचर्या केंद्रीकृत होनी चाहिए। जी हाँ, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? किस प्रकार से ये कथन जो है, ये हमारा कथन है वो क्या दर्शाता है? चार विकल्प हमारे सामने दिए गए, आपको आंसर कमेंट पे बताना है। तो देखिए फ्रेंड, फल और सब्जी बेचने वाले बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग जल्दी करना सीख जाते हैं। यह है सीखना सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ होता है। मतलब क्या होता है, वो बच्चा विद्यालय के साथ साथ समाज में भी सीख रहा है, मतलब अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे भी सीख रहा है, तो इसलिए सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से वो अधिगम उसकी हो रही है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे कथन कारण का सवाल है, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। गलत बात है, अनुमति बिल्कुल देनी चाहिए। बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है, भाई बिल्कुल गलत बात है। सक्षम है तभी तो आप उनको अधिगम करा पा रहे हैं। यदि आप सक्षम नहीं होते तो अधिगम अध्यापन का कार्य क्यों होता? इसलिए दोनों बातें गलत हैं। तो ए और आर दोनों गलत है, विकल्प नंबर फोर्थ के साथ जाएंगे, जवाब बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न पढ़ते ही गलत सही आपको पता हो जाते हैं। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा सोचेंगे तो निश्चित तौर से गलत करेंगे। यदि आपने अच्छे तरीके से टॉपिक को तैयार किया है तो ये निश्चित तौर से एक बार पढ़ने मात्र से ही आपका जवाब सही हो जाएगा।
एक शिक्षिका अपनी शिक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए। एक शिक्षिका को अपने शिक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों में कमी के रूप में, बिल्कुल गलत बात है। अधिगम प्रक्रिया के प्रासंगिक रूप में, ये भी गलत बात है। गुण जिन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ये बात सही है। मतलब जो भी बच्चों के अंतर्निहित है, बच्चों के मतलब मस्तिष्क में है, उनको हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसको निगेटिव की श्रेणी में रखेंगे। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ। आगे, विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयोग करती है। व्यवहारवादी, रचनात्मक, गैर संदर्भित या यांत्रिक। भाई सिंपल सी बात है, जब हम क्रिएटिविटी के माध्यम से शिक्षण का कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो है सीखने को अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे। मतलब हम लोग नए चीज़ों को मतलब नए नए विधियों का उपयोग करके कक्षा में शिक्षण का कार्य करेंगे, तो नए नए विधियों, नए पद्धतियों और नए रचनाओं का उपयोग करके जो शिक्षण जो कार्य किया जाता है वह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जहाँ विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता हो। ये बात तो गलत है, निष्क्रिय बात हम कर ही नहीं सकते। कक्षा की चर्चाओं को, भागीदारी को हतोत्साहित करना गलत है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित करना, ये भी बात गलत है। विद्यार्थी को व्यवहारिक गतिविधियाँ प्रदान करना, ये बात बिल्कुल सही हो रही है। यहाँ पर विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही समर्थन कर रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे, MS वर्ल्ड 2007 से पहले मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। आप इस बटन ओपन पर क्लिक करते हैं। आगे, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट Ctrl+0 का प्रयोग करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो में फाइल को डबल टाइप कर क्लिक करते हैं। बताइएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं। आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। MS वर्ल्ड आपका विंडोज़ है, उसमें किस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी की का हम लोग प्रयोग करते हैं, वही आपको बताना है। जी हाँ, देखिए हम लोग जिस की का प्रयोग करते हैं वह है वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल के वर्तमान दिनांक और समय को दिखाता है। नाउ, डेट वैल्यू और टाइम या डेट। जी हाँ, MS वर्तमान दिनांक और समय को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर से आप लोग जवाब इसका बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए NOW इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो जो है वह दिनांक और समय दोनों दिखाता है। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक सेल डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। देखिए, डेटा सेल कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+X का हम लोग प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की जो होता है वो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, MS वर्ल्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। आउटलाइन का, ड्राफ्ट का, प्रिंट प्रीव्यू का या वेब लेआउट का। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वह प्रिंट प्रीव्यू है, कि हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से अगर हमको प्रिंट करना है नहीं करना है, इसलिए एक बार प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है कि हम प्रिंट को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लें। जी हाँ, विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, MS वर्ल्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, बैकग्राउंड को कलर करने की बात हो रही है। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट कलर या शेडिंग। जी हाँ, कलर करने की बात हो रही है तो हम लोग शेडिंग का प्रयोग करते हैं। शेडिंग मतलब एक कलर का ही पद्धति होती है। जो भी टेक्स्ट हमको पैराग्राफ उसके पीछे कलर करना है तो उसके लिए हम लोग शेडिंग ऑप्शन का चयन करते हैं, जिसके थ्रू हमारा बैकग्राउंड जो है वह कलर फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा या कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है तो फ्रेंड जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है वह अंतर्दर्शन। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। सोशल लर्निंग थियरी से संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा का। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। जबकि व्यवहारवाद से वाटसन का संबंध है। संज्ञानात्मक से पियाजे से, मनोलैंगिक से संबंध है सिगमंड फ्रायड का। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम वक्र पठार बनता है। अधिगम वक्र पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अप्रेरणा कारण, थकान कारण, अभिरुचि कारण। जी हाँ,
बताना है किसी कारण अधिगम में जो है पठार आ जाता है। आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जब व्यक्ति या बालक मानसिक रूप से थक जाता है तो जाहिर सी बात है उससे उसका अधिगम प्रभावित होता है और पठार की जैसी स्थिति जो है पैदा हो जाती है। मतलब जो कर्व हमारा जो लाइन चलता है अगर इस प्रकार से हो जाता है तो पठार की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। आगे, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु जो है प्रयुक्त किया जाता है। अधिगम की गति, अधिगम स्थानांतरण और सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो देखिए दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापन हेतु जो है वह प्रयुक्त किया जाता है, बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए अधिगम स्थानांतरण की गति को जो है हम लोग क्या है दर्पण चित्र परीक्षण के माध्यम से जो है वह मापते हैं। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। बुद्धि के, व्यक्तित्व के, क्षमता की या अभिरुचि की। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है महत्वपूर्ण टेस्ट है फ्रेंड, यह आपके व्यक्तित्व मापन या पर्सनालिटी परीक्षण के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। आपको पता है कि MA/CA × 100। देखिए बुद्धि लब्धि का फार्मूला है IQ = क्या होता है MA/CA × 100। तो मानसिक आयु कितनी है 8 वर्ष और वास्तविक आयु है 5 वर्ष × 100। गुणा कर देंगे, हार देंगे आप 20 8 160, तो 160। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो फार्मूला आप याद रखेंगे, आसानी से इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बालकों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाता है। 36 से 49, 50 से 69, 35 से निम्न या 70 से 79। बताइएगा निम्न बुद्धि लब्धि मतलब मंद बुद्धि वाले बालकों को कौन सा यहाँ पर संदर्भित कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मंद बुद्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि को स्तर को दिखा रहा है। यहाँ पर बताना है क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। जी हाँ, मतलब देखिए फ्रेंड 36 से 49 मतलब 36 से 50 स्तर का जो बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है वह मंद बुद्धि लब्धि बालक की श्रेणी में रखा जाता है। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरमन रोसा इंक ब्लाल टेस्ट निम्नलिखित किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या क्षमता। तो देखिए जो रोसा इंक ब्लाल टेस्ट है फ्रेंड वह व्यक्तित्व मापन हेतु, जी हाँ वह है व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त में लाया जाता है। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। देखिए नहीं है, नहीं पूछा जाए इसलिए ध्यान से आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। स्मरण करने की इच्छा यह नहीं है, ये मतलब क्या है विस्मृति का कारण नहीं है। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति और संभाव्यता। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड। इस प्रकार के विज्ञान को हम लोग स्टैटिक्स या सांख्यिकी की संज्ञा देते हैं। तो विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ये था आज का आपका क्लास फ्रेंड। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, कीप वॉचिंग ई लर्निंग विद दुर्गेश।